दोस्तों, अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर किसे बनाया जाए, अगर मुझसे ये पूछा जाए तो आसिम मुनीर को मैं बहुत बड़ा समर्थन देना चाहूंगा। और मेरा समर्थन इस बात के लिए होगा कि जब ये शख्स पूरी डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा है, जब इसको ये पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कैसे चलाने हैं, कब चलाने हैं, कब कौन सी पॉलिटिकल डील करनी है, डोनाल्ड ट्रंप से कब मुलाकात करना है, एससीओ की मीटिंग में कब पार्टिसिपेट करना है, जब इतनी कुछ पावर इसके पास में है तो क्यों ना इस व्यक्ति को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही बना दिया जाए। मैं तो यूनाइटेड नेशन से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक ऑफिशियल लेटर जारी करके आसिम मुनीर को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अनाउंस कर दिया जाए ओवर अदर प्राइम मिनिस्टर। जो शहबाज शरीफ हैं उनको कहें कि आप आराम कीजिए, आपके ऊपर भी एक व्यक्ति और है, उसको हम लोग कहेंगे कि ओवर प्राइम मिनिस्टर। तो आसिम मुनीर जिस तरीके से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अपनी तरीके से फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर जाहिर है कि आसिम मुनीर आगे आने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अमेरिका आसिम मुनीर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट कर दे। आसिम मुनीर को वो लालच दिया जाए पद का कि आसिम मुनीर खुद ब खुद जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करने को मजबूर हो जाए। आप परवेज मुशर्रफ के दिनों को याद कीजिए, जिस समय कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ था, तो परवेज मुशर्रफ को एक बहुत बड़ा मौका मिला था एक पॉलिटिकल उलटफेर करने का, गवर्नमेंट के ऊपर अपनी सेना जो है उसको स्थापित करने का, और ऐसा हुआ भी। उसके रिजल्ट्स बाद में जाकर ये हुए कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा और दुबई में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। तो आसिम मुनीर वाकई में काफी टैलेंटेड पर्सन है, काफी डायनेमिक पर्सन है। अब इस व्यक्ति को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, अब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करके। और मैं भी समर्थन करता हूं कि जरूर जो है आप तख्ता पलट करने के अंदर कामयाब हो और पाकिस्तान अपनी सूरत हाल एक और तख्ता पलट के रूप में देखे, क्योंकि वो तो इसका इतिहास रहा है, वहां पर यह इतिहास रहा है। हमारे भारत के ऐतिहासिक पन्नों के अंदर कभी भी ऐसे जो काले अक्षर हैं वो दर्ज नहीं हुए हैं और ना ही हम दर्ज होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के उस डेमोक्रेसी के अंदर, उस किताब के अंदर कई बार ऐसे काला अक्षरों को लिखा गया है और मिटाया गया है, फिर से लिखा गया है और फिर से मिटाया गया है। रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को यह कहा गया है कि जितने भी न्यूक्लियर बटन्स हैं, वेपन्स हैं, उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। और जिम्मेदारी क्यों दी गई है उसको हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे। रिसेंटली आपको पता होगा कि आसिम मुनीर को पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ जो है वो बनाया गया था। सीडीएफ होता क्या है, पहले इस पद को समझिए। जैसे भारत के अंदर सीडीएस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जैसे बने थे। तीनों सेनाओं को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक साथ कमांड करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के अंदर बनाया गया। अब जैसे ही भारत ने बनाया उसके बाद में पाकिस्तान को होश आया कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो तो फॉलोअर है, लीडर तो हम हैं। तो वो फॉलोअर जो है वो फॉलो कर रहा है कि हमको भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है बनाया जाना चाहिए, ताकि तीनों जो सर्विसेज हैं उनको वो 5 साल तक सर्व करेगा और उनको कमांड करेगा। एक्चुअली में जब वॉर की कंडीशन होती है तो तीनों सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेट बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाए, इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाया जाता है। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मुझे पता है कि जीत की जो ललक है, जीत की जो चाहत है, वो हर किसी इंसान के पास में नहीं होती है। इंसान सोचता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जीतने के लिए प्रयास नहीं करता है। वो कभी भी अपनी बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं ये चाहूंगा कि आप इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं यहीं रुकी हुई है। आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, या अगर आप में वाकई में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिरकार मुनीर जो है उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन जो है वो थमा दिया गया है। वैसे तो वो आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के तीनों के कंबाइंड जो है वो डिफेंस फोर्सेस के स्टाफ यानी कि उनका चीफ बना दिया गया है। आल्सो गिव अस हिम ओवरसाइट ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, मतलब पूरे देश के अंदर किस स्ट्रेटेजी के साथ में उनकी सेनाएं चलेंगी, किसका कमांड मानेंगी, और जो भी वॉरफेयर की स्ट्रेटेजीज होंगी वो हमेशा अब आसिम मुनीर तैयार करेंगे आगे आने वाले 5 साल के लिए।
विच मैनेज द कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल सिस्टम। जितना भी न्यूक्लियर वेपन होगा उसको मैनेज करेंगे आसिम मुनीर, और जितना भी मिसाइल सिस्टम होगा कि कहां से मिसाइल जो है वो तैनात करनी है, कहां पर छोड़नी है, सब कुछ स्ट्रेटेजी जो है आसिम मुनीर जो है वो तैनात करेंगे, मतलब उनके कंट्रोल में होगा। सिंगल मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फिगर इन द कंट्री। पूरे विश्व, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो अभी चेहरा है मिलिट्री के अंदर वो आसिम मुनीर का है। आपको पता है कि इतनी पहचान क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने 10 मई की उस सीज फायर को एक जीत दर्ज कर दिया और कहा कि हम तो इसको गोल्डन लेटर्स के अंदर लिखेंगे, सुनहरे अक्षरों में पाकिस्तान की जीत लिखी जाएगी। आज पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो कुछ भी हुआ है, हमारी तरफ से तो छोटी मोटी मुठभेड़ थी, मतलब हमने तो आतंकियों को मार गिराया था, पाकिस्तान कहता है कि हमने तो भारत के साथ में युद्ध कर लिया है। पाकिस्तान के लोग आज इस हकीकत को जान नहीं पा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो नई दिल्ली तक पहुंच गए थे लड़ाई करते करते, वो तो बच गए भारत वाले। इस वहम के अंदर वो जी रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उनको वहम के अंदर जीने दीजिए, और जब उनका वहम टूटेगा तब उनको पता चलेगा कि वहम के अंदर हम किस तरीके से युद्ध को हार चुके हैं। मुझे तो पर्सनली अब ये लगने लगा है कि ये 2026 जो है ये एक ऐसा साल होने वाला है जिस समय एक युद्ध जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में छिड़ सकता है, या एक अनुमान मैं कह सकता हूं कि 2030 से पहले भारत और पाकिस्तान जरूर जो है वो एक दूसरे के सामने होंगे। अब जो कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास में 5177 उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के पास में सबसे ज्यादा है 5459, यूनाइटेड किंगडम 225, फ्रांस के पास में 290 है, इजराइल के पास में भी 90, छोटा सा देश लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास में है। पाकिस्तान के पास में 170 है, 170, और इंडिया के पास में 180 है। चाइना 600 ही लिया बैठा है, मतलब और ज्यादा होंगे, ये करेक्ट आंकड़े आप मत मानिएगा, लेकिन एक मोटा मोटी स्केल आप मान लीजिएगा कि लगभग इतने वेपन्स इनके पास में हैं। आप मुझे बताइए कि 1944-45 के बाद में किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया है? अमेरिका के अलावा किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया है? ये धमकियां देते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक बार न्यूक्लियर वेपन्स का एक वॉर जो है वो बहुत जबरदस्त छिड़ना चाहिए। हम भी देखते हैं कि आखिरकार चलाता कौन है उसको। अमेरिका ने जापान के ऊपर चलाया और अपनी शक्ति को स्थापित किया ओवर रशिया। उस समय रशिया जो है, रूस, वो भी बड़ा ये मान के चलिए कि तैयार था कि वो भी न्यूक्लियर वेपन जो है अपने दाग देगा अमेरिका के ऊपर या किसी देश के ऊपर और अपनी जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित करेगा। लेकिन उससे पहले बाजी अमेरिका ने मारी और जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। तो आप ये मान के चलिए कि 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के बाद में आज तक तो न्यूक्लियर वॉर जो है वो छिड़ा नहीं है। आगे आने वाले समय के अंदर मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका हो चुका है। अब जो आगे वॉर होने वाले हैं वो होंगे साइबर वॉर, साइबर वॉरफेयर्स होंगे, वो होगा डेटास का, वो होगा इंफॉर्मेशंस का, वो होगा एआई का युद्ध होगा। ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देना ये बेकार हो चुका है आजकल। ये तो बस ऐसे है कि ठीक है तुम तुम्हारा मन खुश कर लो, हम हमारा मन खुश कर लेंगे। मैं आपसे माफी चाहूंगा जो डिस्टरबेंस आपको हो रहा है, लेकिन आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये तो बस एक गीदड़ भपकी बन चुकी है कि यार मैं तुझे डराता हूं तू मुझे डरा, मैं तुझे डराता हूं तू मुझे डरा। और ये डरमा डरमी के खेल के अंदर समय बहुत जाया जाता है और वो देश अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। आज भारत पाकिस्तान के साथ में कौन से देश खेल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अमेरिका, चाइना, ये ऐसे देश हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ में खेल रहे हैं, जो कि गुमराह मतलब और कहीं ना कहीं दूर करना चाहते हैं कि देखो यार तुम तो आपस में लड़ते रहो, है ना, आपस में जो है ये काम करते रहो और आप लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो मत करो। पावर टू रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन ऑफ द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक्चुअली में आसिम मुनीर जो है उनको इतनी पॉलिटिकल पावर दे दी गई है कि वो आर्मी स्टाफ की जो वाइस है उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर किया गया और पाकिस्तान में करते हुए पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसको ओवर द डेमोक्रेसी, ओवर द पॉलिटिकल जो है वो पावर्स दी गई है ना, ओवर द पॉलिटिकल पावर जो है वो दी गई कि वो अब जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए जो वाइस है उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन कर पाएगा, आसिम मुनीर कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे पूरी तरीके से एक हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर रूल करने की रणनीति जो है वो आसिम मुनीर को दी गई है। ही इज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफिसर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री टू होल्ड बोथ द 5 स्टार रैंक। आपको पता है कि फील्ड मार्शल पहले थे
और फील्ड मार्शल के बाद में अब इसको बना दिया गया है क्या, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो अब बना दिया गया है। ही इज द सेकंड आर्मी ऑफिसर इन द कंट्री हिस्ट्री होल्ड द फील्ड मार्शल। देखिए आयूब खान, आप लोगों को पता होंगे कि मिस्टर आयूब खान मतलब जनरल आयूब खान जो थे वो 1965 के वॉर के अंदर एक जनरल जो है वो बनाए गए थे, जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। वो पहले फील्ड मार्शल थे। दूसरे फील्ड मार्शल जो है वो बनाया गया किसको, आसिम मुनीर को। आप इस व्यक्ति को बड़ा गौर से देखिए, ये व्यक्ति कौन है, परवेज मुशर्रफ। कारगिल वॉर के अंदर तख्ता पलट करने के अंदर इसने बहुत सी रणनीतियां पहले से तैयार की हुई थी। मतलब ये मान के चलिए कि 1999 के अंदर जो तख्ता पलट पाकिस्तान के अंदर हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, उस चीज को ये बहुत लंबे समय से तैयार कर रहा था। आज की बात नहीं है, जैसे आज आसिम मुनीर शतरंज की बाजियां चल रहा है, वैसे ही पहले भी परवेज मुशर्रफ ऐसी बाजियां चल चुका है। तो पहले जो सीन पाकिस्तान ने देखा, वापस से सीन जो है वो पाकिस्तान कुछ समय के अंदर देखने वाला है। और परसों ही मैंने ये पढ़ाया था कि आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। मतलब वहां के जो सीनेटर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिम मुनीर है उसको अमेरिका के अंदर बैन कर दिया जाए और भारत से माफी मांगी जाए कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है 50% वो सरासर गलत है और पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया गया है जो कि काफी गलत है। तो बात यह है कि आसिम मुनीर जो है वो आज बहुत बड़ा चेहरा पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं। तो आप तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा तख्ता पलट के लिए। अगर आपको भी कोई पाकिस्तान के अंदर सीट चाहिए हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की, तो बता दीजिएगा, अभी फॉर्म भर रहे हैं। ओके, चलिए डीप वर्क के इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो अपने वर्क स्ट्रेटजीज को चेंज कर पाए और अपने काम पर फोकस कर पाए। ठीक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं माफी चाहता हूं पहले तो आपसे कि थोड़ा सा आवाज के कारण डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन आप कंटेंट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। बड़ा मेहनत से बनाया गया है, आप लोग जरूर इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।